नमस्कार, स्वागत है आपका आप 24/7 पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि साहित्य का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। 10th ग्लोबल लिटरेरी फेस्ट की यहाँ पर जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं और बड़े ही उत्साह पूर्वक आज का जो आखिरी और तीसरा दिन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। तो साहित्य के जगत से बहुत सारे सितारे हमारे साथ जुड़े, बहुत सारे लोग यहाँ जुड़े, लेकिन इन फेस्ट की यही एक खास बात होती है कि ये किसी एक चीज तक सीमित नहीं रहते। साहित्य के जगत के लोगों से तो आप मिल लिए, लेकिन संगीत के जगत से आज हमारे साथ सर मौजूद है। सर पंडित राम कुमार मिश्रा सर का नाम है। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। नमस्कार। नमस्कार सर, मैं बता दूं आपको कि सर पूरे भारतवर्ष के बहुत बड़े तबला प्लेयर हैं और बहुत ही रिनाउंड जो मैं इनके बारे में पढ़ रही थी, इनकी प्रोफाइल पढ़ी, बहुत अच्छा लगा सर। तो आप अपनी जर्नी के बारे में कहां से कैसे शुरुआत हुई, क्या बताना चाहेंगे दर्शकों को? जरूर। जैसा कि संगीत हमारे परिवार में पिछले 250 साल से है। मैं 6th जनरेशन हूँ और मेरा बेटा राहुल कुमार मिश्रा जी, वो भी तबला बजाते हैं और वो 7th जनरेशन है। 250 साल से चला आ रहा है। तो घर में ही म्यूजिक है, तो हर वक्त कान में म्यूजिक संगीत जा ही रहा है जी। तो बचपन में जैसा कि मेरे पिताजी पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा जी, वो एक शास्त्रीय गायक है, माने हुए गायक है जी। तो बचपन में मैं 3 साल की उम्र से मैंने उनसे गाना सीखना शुरू किया। अच्छा। और लगभग 3 साल से शुरू 3 साल की उम्र से उन्होंने मुझे बैठा के गाना सिखाना शुरू कर दिया। उसके बाद करीब 3 साल मैंने उनसे गायन सीखा और बीच बीच में वो कभी मुझे अपने साथ कार्यक्रम में लेके जाते थे और उनका मेन प्रोग्राम होता था, लेकिन वो मुझे एक कोई गीत गवा देते थे, कभी भजन गवा देते थे, कभी छोटी चीज कजरी गवा देते थे जी। 5-6 मिनट 10 मिनट का ऐसा कुछ करवा देते थे। लेकिन मेरी रुचि मैं ताल पक्ष की तरफ आऊंगा तो मेरे नाना जी, मेरे माँ के पिताजी तबला महर्षि पंडित अनोखे लाल मिश्रा जी, बनारस के जी, जिसको आप कह सकते हैं डॉयन ऑफ द तबला महर्षि। और रिदम का सेंस मुझे मेरे अंदर बहुत शुरू से था। तो मैं गाना तो सीख रहा था, लेकिन साथ साथ मुझे रिदम का ऐसा था कि मैं उस वक्त रेडियो में कोई गाना बजता था, वीणा का गीत माला बजता था। मैं बचपन से किशोर कुमार जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। तो सुनता था मैं उस गाने को, तो मैं साथ में उसके कभी दरवाजे पे, कभी खिड़की के उस पे कहीं मैं उसको बैठ के ठेका लगाता था और वैसा ही ठेका लगाता था जैसा कि उस फिल्म में बज रहा है। तो इस चीज को मेरी माँ ने रिकॉग्नाइज किया और मेरी माँ ने उतना ही तबला मेरे नाना जी से सीखा जितना कि मेरे नाना जी का और भी शिष्यों ने सीखा। लेकिन उस वक्त थोड़ा ऑर्थोडॉक्स मामला था कि महिलाओं को आज से 70 साल पहले बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, परफॉर्म करने नहीं दिया जाएगा। तो लेकिन मेरी माँ को तबला बहुत मालूम था, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि मुझे लगता है इनको रिदम का सेंस बहुत, इसका शौक तबले की तरफ भी है, तो गाना तो आपसे सीख रहे हैं 3 साल के। उस समय मेरी उम्र लगभग 6 साल हो गई थी जी जी। तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं तबला भी सिखाती हूँ, बाद में इनके पास ऑप्शन होगा, जिधर ये जाना चाहेंगे चले जाएंगे। हाँ, मैं ये भी पूछने वाली थी आपसे कि मतलब आप लोग जाते हैं टीचर के पास सीखने के लिए, लेकिन आपने अपनी माँ से तक तबला सीखा, तो ये तो बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छी और अनोखी सी चीज है। तो कैसा रहा वो आपका? बहुत अच्छा सफर रहा, क्योंकि उतने ही प्यार से पिताजी का तो डांट होता था और माँ से उतने ही प्यार से सीखने को मिला। मैं एकमात्र ऐसा तबला वादक हूँ जिसकी शिक्षा शुरू से अंत तक मेरी माताजी से ही रही। तो माँ ने मुझे सिखाना शुरू किया, तो 6-6.5 साल की उम्र से लेकर 10 साल की उम्र तक मैंने उससे सीखा, 4 साल। उसके बाद मैंने बनारस में बहुत ही प्रसिद्ध, ये लाइन सर दोबारा से आप माँ से शुरू कर। तो जैसा मैंने बताया, मेरी शिक्षा मेरी माताजी से हुई और 6 साल की उम्र से मैंने सीखा। फिर 4 साल तक मैंने उनसे सीखा तबला वादन। 10 साल की उम्र में 1974 की बात है जी। तो मैं संकट मोचन संगीत समारोह, बनारस में बहुत बड़ा एक संगीत समारोह होता है, आज वो 1 हफ्ते का संगीत सम्मेलन है। अब दुनिया भर के आर्टिस्ट उसमें आते हैं और क्लासिकल गाना बजाना होता है। उसमें मैंने पहली दफा अपने पिताजी के साथ एकम्पनीमेंट किया और तबला सोलो, जिसको जी स्वतंत्र तबला वादन बोलते हैं, वो किया। तो मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला और तालियां मिली, तो मुझे बहुत खुशी हुई। छोटा था मैं। फिर मेरा झुकाव तब से तबले की तरफ पूरी तरीके से हो गया। तो पिताजी ने भी कहा ठीक है भाई, तबला एक ऐसा विषय है कि वो सबसे, कोई भी हिंदुस्तान में क्लासिकल संगीत की विधा हो, चाहे गायन हो, कोई भी वादन हो या नृत्य हो, तबला उसमें जरूरी है, बगैर तबले के नहीं होता है। तो पिताजी ने कहा इनको ऑप्शन ज्यादा मिलेगा और अपॉर्चुनिटीज मिलेगी कल को प्रोग्राम करने के लिए। तो वो मेरी जर्नी 10 साल की उम्र से संकट मोचन संगीत समारोह से शुरू हुई और उसी हनुमान जी के मंदिर से मुझे एक से एक मूर्धन्य कलाकार जी, पद्म विभूषण पंडित जसराज जी,
पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा जी, पद्म विभूषण पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, खुद पद्म विभूषण मेरे पिताजी, पद्म भूषण और ग्रैमी अवार्ड विनर पंडित विश्व मोहन भट्ट जी। तो ये लोग मुझे मिले, उनके साथ मैं जुड़ा और पिछले करीब 40 साल में इन लोगों के साथ काम किया मैंने, और सारी दुनिया में मैंने अपना तबला वादन किया, अकम्पनीमेंट भी किया सब जगह, और अपना स्वतंत्र तबला वादन भी किया, और वो यात्रा अभी तक चल रही है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। अब अगर सर हम आज के युग की बात करें तो कहीं ना कहीं जो हमारा शास्त्रीय संगीत है, हाँ, वो कहीं ना कहीं हमें दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हाँ, जो आजकल का यूथ है वो वेस्टर्न क्या कहे कल्चर की तरफ बढ़ रहा है। हाँ, तो उसको आप कैसे देखते हैं कि हमारी जो धरोहर है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, तो उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं आज के युग? देखिए, इसके लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं। पहला तो मैं आपको कहूंगा, आप लोग ये काम कर रहे हैं, इस पे हम हमारा इंटरव्यू कर रहे हैं, लोग इसको लाखों लोग देखेंगे, तो उनको भी इंटरेस्ट होगा ना कि इसमें कैसे आकर के आप शुरू करके कहाँ तक ऊपर जा सकते हैं, दुनिया में आपका नाम हो सकता है। और दूसरा एक स्टिक मैके संस्था है, डॉक्टर किरण सेठ जी ने उसको शुरू किया था 1978 में। उसमें क्या है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में क्लासिकल म्यूजिक के प्रचार प्रसार के लिए काम होता है। तो मैं उससे भी लगभग 43 ईयर्स से जुड़ा हुआ हूँ, और हम जाते हैं और लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं, ताकि लोगों में, यूथ में इसको हम पहुंचा सकें कि यही हमारी संस्कृति, यही हमारी धरोहर है। तो ये काम हो रहा है, और क्लासिकल म्यूजिक वेस्टर्न की तरफ लोग जा जरूर रहे हैं, लेकिन क्लासिकल म्यूजिक भी उतना ही पॉपुलर हो रहा है जी। पहले क्या होता था, आज से करीब 40-50 साल पहले, कि क्लासिकल म्यूजिक को सुनने वाले एक क्लास के लोग होते थे, जैसा कि नाम है क्लासिकल। हाँ। अब ये मासिकल हो गया है, क्लासिकल भी है, मासिकल। आज तुम बंगलोर में बजाते हैं, बॉम्बे में बजाते हैं, और टीनेजर लड़के लड़कियां कुर्ते पजामे में लड़के आते हैं, IIT के लड़के आते हैं, तो देख के बहुत खुशी होता है कि अरे कुछ तो हो रहा है, आगे काम बढ़ रहा है। जबकि देखिए मीडिया का उतना ज्यादा इसमें वो नहीं सहयोग है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या वो। अब कहने को तो मैं आपके चैनल के थ्रू से ये भी कह सकता हूँ कि देखिए, जानवरों ने 4-5 चैनल पे कब्जा कर रखा है लेकिन एक कोई ऐसा चैनल हो जिसपे कि शास्त्रीय संगीत चलता रहे, तो लोगों को इंटरेस्ट इससे आएगा। लेकिन फिर भी इसका प्रचार प्रसार हम लोग जैसे भी हो रहा है उसको कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारी धरोहर है। आज हम पूरी दुनिया में जाते हैं, अमेरिका जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, हमको लोग रामकुमार मिश्रा को नहीं बुला रहे हैं जी, वो तबला वादक रामकुमार मिश्रा को बुला रहे हैं, वो तबला सुनने के लिए बुला रहे हैं, हमारी कला को बुला रहे हैं, हमारी संस्कृति। मैं बनारस से बेसिकली बिलोंग करता हूँ जी। अभी दिल्ली रह रहा हूँ, लेकिन बेसिकली बनारस से हूँ मैं, और तबले का घराना भी मेरा बनारस का ही है। तो बनारस में मैं, आप कभी आइए, देखिए वहां पे घाट पे जितने भी मकान है, उसमें आधा लगभग विदेशी लोगों ने उसको किराए पे ले रखा है या उसको खरीद लिया है। क्यों आते हैं वो हमारे संगीत को सीखते हैं, हमारा योगा, हमारी संस्कृत, जो लैंग्वेज संस्कृत है, ये सब सीखते हैं, और वहां जाके वहां पे गुरु बन के उसको सिखाते हैं जी। तो बहुत प्रचार प्रसार अपने स्तर पे चल रहा है जी, और मैं चाहूंगा कि आप लोग युवा लोग हैं, आप लोग भी इसमें जितना ज्यादा सहयोग करेंगे, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर बची रहेगी, जो कि न जाने कितने हजारों साल पुरानी है। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर करेंगे। और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम आपसे मिल पा रहे हैं, आपके विचारों को जान पा रहे हैं। तो एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि हम यहाँ पर साहित्य का जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है, तो साहित्य का संगीत की दुनिया में कितना महत्व होता है, ये मैं आप जानना चाहूंगी। बहुत बड़ा महत्व होता है। देखिए, मेरा विषय है तबला वादन जी। इसमें भी जो कंपोजिशंस होते हैं वो तो बोल ही होते हैं ना, तो उन बोलों का चयन कैसे करें, क्या करें, वो जब तक हम अच्छे से हमको भाषा का और साहित्य का ज्ञान नहीं होगा, नहीं कर सकते। और दूसरा, वोकल म्यूजिक में जो बंदिशें गाते हैं लोग, ये अलग अलग साहित्य लेकर के उसमें आते हैं, बीच में कवित्व पढ़ते हैं, ये करते हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान है, खास करके भारतीय शास्त्रीय संगीत के गायन विधा में। बिल्कुल। तो साहित्य और संगीत दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। साहित्य से संगीत पूरा होता है, संगीत से साहित्य पूरा होता है। अगर गीत नहीं होगा, आज देखिए बहुत बड़ी एक हमारे देश में वो भी संगीत है, सिनेमा का, फिल्म म्यूजिक है, वो भी संगीत है। वो कोई ऐसा नहीं है कि उसको नहीं, वो भी लोगों को सुनते हैं लोग, और करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जनक शब्द का शास्त्रीय संगीत है, लेकिन वो भी हमारे शास्त्रीय मतलब हमारे संगीत की एक विधा है। लोक संगीत हो गया, और अलग अलग भाषाओं के, क्षेत्रीय भाषाओं के संगीत होते हैं। उसी तरह फिल्म संगीत भी है। तो आप देखिए फिल्म संगीत में कैसे कैसे गीत लिखे गए हैं, कैसे कैसे साहित्य का प्रयोग हुआ है। एक से गीत ऐसे है कि आज भी 50 साल, 60 साल, 70 साल बाद भी लोग इन गीतों को याद करते हैं, उन गीतों के शब्दों को कहते, क्या शब्द लिखे हैं लोगों के, चाहे वो किसी के जीवन के ऊपर हो या किसी के
और भी उस पर बिल्कुल लिखा गया। अच्छा, इसमें मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि पहले के जो गीत लिखे जाते थे, उनका मीनिंग जो मतलब जो उनका होता था वो बहुत ही शुद्ध होता था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता था और बहुत अच्छा लगता था, छू जाता था दिल को मैं कहूँ। लेकिन आजकल का आपको लग रहा है आजकल का जो म्यूजिक इंडस्ट्री बना रही है तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं नहीं, उसमें देखिए लिखने वालों का या म्यूजिक जो कंपोजर है उनका दोष नहीं है जी, लोगों की चॉइस चेंज हो गई है, ये भी कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि देखिए हर चीज परिवर्तनशील है। आज से 70 साल पहले जो क्लासिकल में भी 80 साल पहले जो म्यूजिक होता था क्लासिकल म्यूजिक, वो पता नहीं आज एक्सेप्टेबल होता है उतना नहीं, लेकिन उसमें भी क्लासिकल म्यूजिक में भी चेंजेस है। पहले एक आर्टिस्ट बैठते थे रात को 12 बजे बैठे सुबह सुबह तक गाना बजाना कर रहे हैं, रात भर के फेस्टिवल होते थे। अब 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, 10 बजे नहीं तो बत्ती बंद हो जाएगा, साउंड चला जाएगा, नहीं तो पुलिस आ जाएगी। मैंने देखा है, सवाई गंधर्व संगीत समारोह होता है पूना में, जो उसमें करीब 15 से 20 हजार लोग बैठ के सुनते हैं। वो एक वक्त था कि उसमें रात भर होता था प्रोग्राम जी। लेकिन एक ऐसा वक्त आया कि हम प्रोग्राम बजा रहे हैं लेकिन बीच में वो 10 बज गया पता नहीं कब, और पुलिस आ गई कि नहीं भैया साउंड बंद कर दिया, ये कर दिया। तो वो सब परिवर्तनशील है। अब हम शॉर्ट में वही जो म्यूजिक 2 घंटे का 1 घंटे का था उसको हमको आधे घंटे में करना पड़ता है, सीमित हो गया, सब दायरा सीमित हो गया। तो सीमित हुआ तो हमको उसमें से चूज करना पड़ा कि उस आधे घंटे में ही हम क्या ऐसा वो दिखाएं कि जो हमको 2 घंटे में करना था वो हमको आधे घंटे में करना है। जी। दैट इज ऑल्सो ए चैलेंज फॉर म्यूजिशियन। बिल्कुल। तो वही हो गया फिल्म में भी कि वैसे वैसे लोगों की चॉइस ऐसी हो गई कि उसकी वजह से लोगों को ऐसे गीत 1-2 डालने पड़ते हैं कि फिल्म में कि एक मसाला गीत नहीं डालेंगे तो फिल्म लोगों की चॉइस है हमारे। हाँ, लेकिन इसको जो है धीरे धीरे चेंज करना चाहिए, हो भी रहा है आजकल। बहुत कुछ गाने बहुत सुरीले आज भी आ रहे हैं, और उसका क्योंकि देखिए जो गाना आएगा जिसमें आप शब्दों की बात कर रही हैं वो आएगा चला जाएगा, आपको याद भी नहीं रहेगा। लेकिन आज के दौर में भी अगर कोई ऐसा गीत आता है, चाहे वो सिनेमा का जो भी हो, उसके अगर शब्द अच्छे हैं, उसकी धुन अच्छी है तो आपके दिमाग में रह जाएगा। बिल्कुल सही। वो आप हमेशा के लिए याद करेंगे। तो उसमें भी हो रहा है, काम चल रहा है। बिल्कुल सर। तो आखिरी में कोई व्यूअर्स अगर संगीत की दुनिया में जाना चाहता हो या फिर तबला सीखना चाहता हो तो क्या एडवाइस आप उनको देना चाहोगे? जरूर सीखिए, शास्त्रीय संगीत की विधा में आपकी जो इच्छा हो सीखिए, तबला सीखिए, सितार सीखिए, गायन सीखिए, नृत्य सीखिए, आप जो भी इंस्ट्रूमेंट बजाना है सीखिए। उससे पहले शास्त्रीय संगीत को सुनने की आदत डालिए। हर कोई तानसेन नहीं हो सकता, लेकिन कानसेन तो बनाया जा सकता है। जब आप उसको सुनना शुरू करेंगे तो आपका धीरे धीरे इंटरेस्ट हो जाएगा और आप जरूर लाइक करेंगे। और संगीत सीखने के लिए संगीत को राग क्या हो रहा है, ताल क्या बज रहा है, इसको जानने की, उतने अंदर जाने की जरूरत शुरू में नहीं है। उसको आप महसूस करिए। भारतीय शास्त्रीय संगीत महसूस करने की चीज है। जब आप उसको महसूस करेंगे तो खुद ब खुद आपका इंटरेस्ट होगा, आप जानने लगेंगे कि क्या राग हो रहा है, क्या ताल बज रहा है। और अच्छे गुरु के पास जाइए और अच्छी मेहनत करिए। और बस मेहनत तो सभी चीजों में जरूरी है, तो अच्छा मेहनत करेंगे तो उसका रिजल्ट देर से ही आएगा लेकिन बहुत अच्छा आएगा। उसको ये नहीं सोचना है कि नहीं वक्त लग रहा है, नहीं, वक्त तो लगेगा। और जो वक्त लग के जो चीज होगी, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा नए बच्चों से कि वक्त लग के जो चीज होगी वही ठहर जाएगी। तुरंत से आप आएंगे, किसी भी विधा में आएंगे, तुरंत से आपका नाम हुआ, दुनिया में आपकी पहचान हुई, तुरंत से चला भी जाता है। लेकिन पेशेंस पे अगर आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चढ़ेंगे तो आप एक जगह पे आके स्थिर हो जाएंगे और आपका नाम, आपका काम सब कुछ बरकरार रहेगा। और जरूर मैं फिर से अनुरोध करना चाहूंगा हमारे दर्शकों से, हमारे गार्जियन से बच्चों के, कि उनको शास्त्रीय संगीत की थोड़ी आदत डालें, आधा घंटा ही सही। क्योंकि अगर आप रात को सोते वक्त आधे घंटे के लिए कोई भी म्यूजिक शास्त्रीय संगीत लगा के सोएंगे तो आप दूसरे दिन के लिए एकदम फ्रेश रहेंगे। बल्कि आप उसी दिन रात को फिर से उठ के आप काम करना चाहेंगे। आप कोई इंजीनियर या आप कर रहे हैं, आप डॉक्टरी कर रहे हैं, आप देखिए आधे घंटे के लिए कोई आलाप ही लगा के सुनिए, संतूर सुनिए, सितार सुनिए, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये बहुत ही शुद्ध वातावरण की तरफ ले जाता है, आध्यात्म की तरफ हमको संगीत ले जाता है। और ईश्वर की तरफ जाने का सबसे सरल और सुगम रास्ता संगीत ही है। तो इससे जुड़िए और हमारे देश का जो नाम है, हमारे देश की जो संस्कृति है, उसको बचाइए। यही मेरा अनुरोध है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और दुनिया भर की अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ लोग जुड़ते हैं, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो ऐसी वीडियोस के लिए देखते रहिए AFT 24/7 नोएडा।